हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद। आप सभी का चैनल पर बहुत स्वागत है। उम्मीद है, दुआ है कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त देश में एक मुद्दा चल रहा है, उसके उसको आपको चर्चा का विषय बनाकर रखना है और ऊपर आगे बात करने के लिए। और जो एक सबसे बड़ा सवाल हमारी जुडिशरी पर खड़ा हो गया है, उस तमाम मुद्दों पर हम बात करने के लिए हमारे साथ आज मेरे आदरणीय सर आदर्श सर जुड़े हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत शुक्रिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने वक्त निकाला मसरूफियत में से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जो हमारे व्यूवर्स नए हैं उनको मैं आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन्होंने सर को देखा होगा। और ये मेरे आदरणीय सर हैं, इनसे मैंने क्लासेस ली हैं। जो भी बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो डेफिनेटली सर को जानते होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे जब मैंने फर्स्ट टाइम सर के साथ वीडियो किया था। और आज हम फिर से एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर सर से बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इस वक्त ज्वलनशील मुद्दा है, इस वक्त बहुत चर्चा का विषय है। और ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड नहीं रहना चाहिए, बल्कि ये मुद्दा जो है वो जब तक इस पर कोई ठोस समाधान नहीं आता, बातचीत रहनी चाहिए। मैं सर का थोड़ा सा तारुफ अगर आपको करा दूं, सर यूपीएससी के बच्चों को, जो भी सिविल सर्वेंट हैं, बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको सर क्लासेस देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनके मेंटोर हैं, उनको गाइड करते हैं। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा अगर बताऊं, डॉक्टर आदर्श कुमार इज एन एजुकेशनलिस्ट एंड एक्सपर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी एंड एथिक्स। ये आप समझ सकते हैं कि सर कितना ज्ञान का भंडार है। और ही इज एन एडवोकेट practicing at Honorable High Court and Supreme Court. He is a true mentor and guide of civil services aspirants. He has been awarded doctorate. पीएचडी का टॉपिक भी मैंने सर का पहले भी डिस्कस किया था, रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन सोशल टेंशंस। और आज कहीं ना कहीं हमारा टॉपिक भी सर उसी से संबंधित है। अतुल जी का जो केस है, बेंगलुरु के जो अतुल सुभाष जी हैं, वो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड है। कैंडल मार्च भी निकाली जा रही है। और सामाजिक मुद्दा, पारिवारिक मुद्दा और साथ ही साथ एक न्यायिक मुद्दा, बहुत सारे सवाल अपने पीछे अतुल जी छोड़ गए हैं। उन सवालों के जवाब हम आपसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये सामाजिक और न्यायिक दोनों ही तरह से आप इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल यास्मीन, ये बड़ा दुखद है पहली चीज़ तो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सुसाइड के स्तर तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सट्रीम है केस, और वो होपलेस हो चुका है। और अगर होपलेस हो चुका है तो इसमें हमारी सोसाइटी और हमारे सिस्टम, ये दोनों का फेलियर। बहुत सारे इश्यूज हैं इसमें, लेकिन पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी सोशल वैल्यूज़ हैं, ये उन सोशल वैल्यूज़ पर भी क्वेश्चंस रेज करता है कि हमारी अब सोशल वैल्यूज़ कहाँ जा रही। दूसरी चीज़, जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है बेसिकली, जिस पर क्वेश्चन रेज किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, इन सब पर क्वेश्चन मार्क बहुत दिनों से लगते रहे। इन क्वेश्चन मार्क्स को दूर करने के लिए हम जुडिशियल रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म का सहारा ले सकते हैं। बातें खूब की गई हैं, बहुत सारी कमेटीज भी बनाई गई हैं, रिपोर्ट्स भी आई हैं, कुछ थोड़े बहुत कदम भी उठाए गए हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है वो अप टू द मार्क नहीं है, जो रिफॉर्म है वो अप टू द मार्क नहीं है। और इसी वजह से अतुल ने बड़े धैर्य का परिचय दिया। जो मैंने तो पहले पूरा नोट और ये सारी चीज़ें मैं पढ़ने का समय नहीं निकाल पाया, लेकिन मैंने जो मीडिया में देखा कि उन्होंने करीब 80-90 मिनट का वीडियो बनाया, 24 पेजेस के उन्होंने सुसाइड नोट लिखे। इतने समय तक पेशेंस बनाए रखना और फिर ये तय करना कि सुसाइड करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बड़ी गहन पीड़ा से गुजर रहा था, और ये पीड़ा समाज और सिस्टम ने दी है। तो समाज और सिस्टम में रिफॉर्म की सख्त जरूरत है। ये पहला केस नहीं है, केसेस बहुत सारे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है डाउरी केसेस फर्जी केसेस होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। मोर देन 70% केसेस फर्जी केसेस होते हैं। 30% केसेस में ही मेरिट हो सकती है या होती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा रेशियो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इस कानून का दुरुपयोग करके और फेक केसेस दर्ज किए जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो इस ऑब्जर्वेशन को लेकर के जो हमारे लॉ मेकर्स हैं और जो हमारी जुडिशरी है, दोनों को इस पर कदम उठाने चाहिए थे। या तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इशू करता है या लॉ मेकर्स उस पर कुछ एक्शन लेते, कानून बनाते, लेकिन पूरा सिस्टम इनसेंसिटिव है, संवेदनहीन है। जहां लोगों को कुछ रिजल्ट मिलता हुआ नजर आता है, वहां सिस्टम एक्टिव दिखलाई पड़ता है।
जहां रिजल्ट एट लार्ज दिखलाई नहीं पड़ता, रिजल्ट केवल उनके लिए दिखलाई पड़ता है, वहां वो वर्क करता है। जहां से रिजल्ट एट लार्ज इफेक्ट कर सकता है, वहां पर सिस्टम बहुत सेंसिटिवली वर्क नहीं करता। ये बेहद चिंता की बात है, और आज से नहीं, वर्षों से ये भारत में ये व्यवस्था है और आज भी ये जीवित है। ये चिंता की बात है। बिल्कुल। सर, आपने एक बहुत गहरी बात कही, सिस्टम और समाज में सुधार की बात। ये पूरा जो केस सामने आया है, इसमें अभी भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर मेंटेनेंस, डिवोर्स, ये सब वर्ड्स जो हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। मेंटेनेंस की जब बात आती है तो इस पूरे मुद्दे में हमने कि जो महिला थी, उन्होंने अतुल जी से जो मांग की, 3 करोड़ की मांग की। मतलब आप चोरी करें, आप डाका डालें, आप कुछ भी करें, आपको मेंटेनेंस वो देना ही देना है। ये क्या प्रक्रिया है सर, और ये कितना जरूरी हो जाता है, और कौन तय करता है कि कितना मेंटेनेंस आप मांगेंगी अपने पति से, वो भी उस हालत में जब वो उतना कमाते भी नहीं है। अपने बच्चे के लिए भी 40,000 की मांग की और खुद के लिए भी 1 करोड़ से फिर वो 3 करोड़ पर आ गई। तो सर क्या इस ये जो आपने पहली पहले तो वो चीज तो फर्जी ये केस का भी बताया, और जी जी मेंटेनेंस मिलना नहीं चाहिए था। जो जज जी। ने मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया वो गलत है। वो हम्म, गलत इसलिए है क्योंकि मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट शामिल किया गया है कानून में, उसके पीछे पर्पस ये है कि मान लीजिए अगर पत्नी को कोई पति तलाक दे देता है और पत्नी अपना भरण पोषण करने में, अपना मेंटेनेंस करने में सक्षम नहीं है, तब ऐसी दशा में वो मेंटेनेंस की हकदार है। तब उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तब उसे भरण पोषण मिलना चाहिए। हम्म, अगर वो खुद सक्षम है, कैपेबल है, तो ऐसी दशा में वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। जब केस फाइनल हम्म, होता, उस केस में यह तय होता कि भाई कितना लेन देन और क्या सारी चीजें हुई हैं, और उस लेन देन में क्या खर्च हुआ, क्या लिया दिया, क्या लिया गया, क्या दिया गया, उसके अकॉर्डिंग जो इनकी तरफ से पैसे की अदायगी हो सकती थी वो दी जा सकती थी। लेकिन मेरी नजर में ये मेंटेनेंस तो बनता ही नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि गुजारा भत्ता देना, भरण पोषण देना। अगर पत्नी हम्म। 60,000 रुपए महीने कमा रही है और इसके बावजूद भी कोर्ट कहती है कि गुजारा भत्ता दो, कितना, शायद 40,000, कितना आप बता रही हैं, तो अगर हम कोर्ट बच्चे इसके के लिए बावजूद, 40,000। हाँ, अगर कोर्ट इसके बावजूद भी गुजारा भत्ता देने का आदेश दे रही है, तो इसका मतलब कोर्ट पनिशमेंट दे रही है। ये गुजारा भत्ता नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट। तो ये एग्जैक्टली। मुझे तो ये समझ में ही नहीं आया कि जो पत्नी, क्योंकि हम लोग तो यही समझते रहे हैं अब तक कि गुजारा भत्ता तभी दिया जाता है जब पत्नी अपना परिवार चलाने में या उसके जीवन चलाने में सक्षम ना हो। और ना जब भी हो। गुजारा भत्ता दिया जाता है तो उसका कहीं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जज के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है, उसके विवेक पर डिपेंड करता है कि वो दोनों की परिस्थितियों को देखे कि पत्नी का गुजारा भत्ता कितने में चल जाएगा जिससे वो एक सम्मानीय जीवन जी सके, और क्या पति उतना देने में कैपेबल है। तब ऐसी दशा में इन परिस्थितियों को देख करके गुजारा भत्ता डिसाइड किया जाता है। कहीं ना कहीं फिर अतुल सुभाष जी हमारे बीच होते, अगर ये चीजें जो हैं वो एक सही क्रम में चलती, तो कहीं ना कहीं ये नजरअंदाजी हो गई, बहुत बिल्कुल, सारी चीजें जो थी नजरअंदाज कर बिल्कुल। दी गई। उन्होंने जो जुडिशियल एग्जैक्टली। सिस्टम अच्छा। पर आरोप लगाया है कि जस्टिस इज जी। ड्यू, जुडिशियल सिस्टम इज बायस्ड, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम्म। जुडिशियल सिस्टम बायस्ड है, क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा कमेंट हो जाएगा, पूरा सिस्टम आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि जुडिशियल सिस्टम बायस्ड है, लेकिन हाँ, इनकॉम्पिटेंट, मैं इस शब्द पर बार बार जोर देना चाहूंगा यास्मीन, इनकॉम्पिटेंट जजेस आर देयर इन आर जुडिशरी। मैं बार बार जोर देकर कहूंगा हम्म। कि इनकॉम्पिटेंट, वेरी इनकॉम्पिटेंट जजेस आर देयर इन आर जुडिशियल सिस्टम। तो जो वो शिकार हुए, वो इनकॉम्पिटेंट जज सिस्टम के शिकार हुए। हमें ये देखना होगा कि कैसे हम जुडिशियल सिस्टम की कॉम्पिटेंसी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसकी कैपेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम जुडिशियल रिफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों को जुडिशियल सिस्टम में लाने के लिए रोकना होगा हमें। और वो कैसे रोके जाएगा सर? उसके लिए हमें रिक्रूटमेंट से रिफॉर्म करना होगा, रिक्रूटमेंट लेवल हम्म। से रिफॉर्म करना होगा। अभी आप देखिए, हर स्टेट में जहां जहां रिक्रूटमेंट हो रहा है, सवालों के घेरे में सारे रिक्रूटमेंट सिस्टम है। एक हम्म। मतलब मैं जुडिशियल सिस्टम की ही बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन पेपर अगर बनाया जाता है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 120 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 4, 5, 6 क्वेश्चन के आंसर अवश्य गलत होते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में। क्या हम्म। इतनी कैपेबिलिटी नहीं है उन टीचर्स में जो पेपर बना रहे हैं कि 100 क्वेश्चन सही आंसर के साथ बनाए जा सके?
आप विश्वास नहीं करेंगे, यूपीएससी तक क्वेश्चन के आंसर गलत देता है। यूपीएससी तो 1 साल बाद आंसर शीट जारी करता है, वो भी क्वेश्चन के आंसर गलत जारी करता है, लेकिन उस पर कुछ क्वेश्चन नहीं उठ सकता क्योंकि वो 1 साल बाद जारी करता है। लेकिन बाकी जो स्टेट कमीशन के एग्जाम हो रहे हैं वहां पर आंसर शीट जारी होती है और ये क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है सारे सिस्टम पर। तो ये पूरे सिस्टम की कॉम्पिटेंसी का सवाल है। जो पब्लिक सर्विस कमीशन जजेस की भर्ती कर रहा है उसकी भी दक्षता पर सवाल है कि वो कैसे लोगों को अपने रिक्रूटमेंट सिस्टम में शामिल कर रहा है। 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, 100 क्वेश्चन बना रहे हैं, आप उसके सही आंसर देने के कैपेबल नहीं है और आप कॉपी चेक करेंगे मेन एग्जामिनेशन की। हम आपके आपकी काबिलियत पर कैसे विश्वास कर ले, कैसे विश्वास कर ले। हाँ, ये होता रहा है, हो रहा है, ये शर्मनाक। तो पूरे रिक्रूटमेंट सिस्टम से लेकर के ओवरहॉलिंग करने की जरूरत है। अब सवाल ये है ना कि यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं होता। जो जितने ऊंचे पदों पर बैठा है उसकी नाक उतनी लंबी होती है, उसका अहंकार उतना ऊंचा होता है। उसे लगता है मेरे ऊपर सवाल, मेरी दक्षता पर सवाल, अहम ब्रह्मास्मि, मुझे तो ऊंचा पद मिला है, मैं इस लायक हूं। गलत बात है। आप ऊंचे पद पर हैं, आप अपनी योग्यता से पहुंचे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप पर सवाल नहीं, सिस्टम पर सवाल उठाया जा रहा है। और आप जिस पद पर हैं उस पद पर रह करके आप सिस्टम की ओवरहॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। यह सबसे बड़ा दोष है। आप सवाल उठा के देखिए, आपके ऊपर काउंटर क्वेश्चन किए जाएंगे। आप पुलिस पर सवाल उठा के देखिए, आपके ऊपर एफआईआर करके पुलिस आपके दरवाजे पर खड़ी हो जाएगी। आप जुडिशरी पर सवाल करके देखिए, जुडिशरी आप पर कंटेम्प्ट का केस करके आपको कोर्ट में खींच लेगा ना। अजीब सी बात है ये, और आज की बात नहीं है, हमेशा से है, बिल्कुल हमेशा से। और चूंकि शुरू से ये हमेशा से रवैया अपनाया गया, इसलिए रिफॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो खत्म हो गई। रिफॉर्म करने के लिए जो डिस्कशन है वो कुछ इंटेलेक्चुअल, जो कुछ लोग अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं या समझते हैं, उन लोगों के बीच केवल डिस्कशन का विषय बनकर रह गया है। ग्राउंड लेवल पर वो रिफॉर्म दिखता नहीं है। तो रिफॉर्म के लिए हमें पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। सर आपने एक बहुत गहरी बात कह दी कि सबसे पहले तो जो जुडिशरी का इसमें पूरा किरदार सामने आया है, बहुत सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं हमारे न्यायपालिका पर, और खास करके जो सिटिंग जजेस हैं उनके द्वारा विवादास्पद टिप्पणी करने पर या उनके एक्शन के द्वारा किसी का अपने आप से इतना हताश निराश हो जाना कि अब उसका पूरा सिस्टम से भरोसा उठ जाए और वो उसको अपनी जान खत्म करना आसान लगे। तो इसमें न्यायपालिका पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और जो आपने बात कही कि लोग सवाल करने से डरते हैं कि अगर किसी भी पुलिस महकमे के किसी सिस्टम या किसी व्यवहार पर सवाल कर दिया जाए तो उनके साथ क्या होगा, तो इसलिए लोग सवाल करने से घबराते हैं, डरते हैं कि उनका फिर क्या होगा। न्यायपालिका में अगर कुछ लूप होल्स दिख रहे हैं तो उस पर बात करने से हिचकते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं फंसना, इसमें नहीं पड़ना। इस वक्त सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया आउटरीच जो है वो काफी हाई है और बहुत ज्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं। आई होप कि इससे कुछ सोल्यूशन निकले। और जो आपने बात कही कि जो जितनी ऊंचे ओहदे पर है वो उतना ही ज्यादा लंबी नाक लेकर बैठा है, तो फिर रिफॉर्म कैसे आएगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो सिटिंग जज हैं उन्होंने भी विवादास्पद टिप्पणी की एक कम्युनिटी को लेकर, जिस तरह से उन्होंने बयान किया। सर कहां तक ये ठीक है कि अगर न्यायपालिका में इस तरह के लोग हैं, जो भी उनकी विचारधारा है वो उनका व्यक्तिगत विचारधारा है, लेकिन वो एक ओहदे पर बैठे हैं और वो है ना कि ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उस चीज को भूल कर, सभी को समान ना समझकर आप किसी भी एक पॉलिटिकल मंच पर जाकर और इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी कर रहे हैं, तो न्यायपालिका पर तो ये दूसरे केस में भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है सर कि आखिर संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट को हम हमारी संविधान का रखवाला कहते हैं, और वहां पर अगर इस तरह के जजेस के इस तरह के बयान सामने आएंगे तो इससे तो हमारा समाज जो है वो बहुत बहुत ज्यादा उसमें एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो रही है कि कानून पर से विश्वास उठने वाली बात कर रहे हैं लोग। देखिए हमने पहले ही कहा ना कि जुडिशियल सिस्टम में कॉम्पिटेंट लोग नहीं आ रहे। और जुडिशियल सिस्टम नहीं, मैं मतलब सारे सिस्टम में, लेकिन चूंकि हमारा कंसर्न इस समय केवल जुडिशियल सिस्टम से है, इसलिए मैं केवल उसी पर फोकस कर रहा हूँ।
अभी 2-3 बयान मैंने अभी हाल में देखे। एक मैंने रिटायर्ड जज नरीमन है, मैंने उनका स्टेटमेंट देखा, सुप्रीम कोर्ट के पुराने जजमेंट पर उन्होंने कमेंट किया। एक अभी जो आप बता रही हैं जस्टिस यादव हैं, जिन्होंने अभी जी कहा कि देश बहुमत से चलेगा या इस तरीके के जो भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, जो भी उन पब्लिक ऑफिस होल्ड करने वाले लोगों के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स हमारे देश में किसी भी पब्लिक ऑफिशियल के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है, है ही नहीं कोड ऑफ एथिक्स। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो जजेस हो, कोड ऑफ एथिक्स है ही नहीं। दूसरी बात, कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कुछ जगहों के लिए, कुछ ऑफिशियल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट तैयार किए गए, लेकिन उन कोड ऑफ कंडक्ट का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस नहीं है, उनका कठोर पालन नहीं है। इसलिए हर ऑफिसेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और कोड ऑफ कंडक्ट का पालन होना चाहिए। अगर कोड ऑफ कंडक्ट का पालन नहीं हो रहा है तो आप एक इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाइए, जैसे ट्राई है, इरडा है, ये सब रेगुलेटरी बॉडीज हैं। आप एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए और उस रेगुलेटरी बॉडी को जिम्मेदारी दे दीजिए कि ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करेगा तो इसकी गर्दन तुम पकड़ना, क्योंकि बड़े मैनिपुलेशंस हैं। अगर पुलिस जांच करती है तो वेरियस लेवल के मैनिपुलेशन है, सब नहीं है, बड़े ईमानदार पुलिस वाले भी हैं, इसलिए सबके लिए नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मैनिपुलेशन होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अगर जुडिशरी में केस चल रहा है तब मैनिपुलेशन होता है। वकील को खड़ा कर लीजिए, वो कानून के साथ खिलवाड़ करना जानता है, अपने क्लाइंट को बचाने के लिए वो किसी भी हद दर्जे का झूठ बोल सकता है, मतलब ऑन रिकॉर्ड मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी कर सकता है क्योंकि उसे अपने क्लाइंट को बचाना है। तो हर जगह कहीं भी एथिकल वैल्यूज तो है ही नहीं ना, तो कोड ऑफ एथिक्स होना बेहद जरूरी है। जितने भी लोग पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले कर रहे हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। जजेस हैं, जजेस के साथ भी सांठगांठ के आरोप लगते रहते हैं। तो ऐसी दशा में हमें जो भी पब्लिक ऑफिसर्स हैं उन पब्लिक ऑफिसर्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स कंडक्ट बना करके उसका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस करें। नहीं होता है तो उस पर पनिशमेंट की जिम्मेदारी ये पुलिस, जजेस, इनसे हटा दी जाए। एक रेगुलेटरी बॉडी बनाइए, वो ये जिम्मेदारी निभाएगी इंडिपेंडेंट तरीके से। तो इस पर निगरानी रखनी होगी, एक बात। दूसरी बात, जो पब्लिक ऑफिसर्स पर बैठे हुए लोग हैं, पब्लिक ऑफिसर्स पर रहने के दौरान और उतरने के बाद भी, पद से उतरने के बाद भी, दोनों कंडीशन में उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने एक पब्लिक ऑफिस होल्ड किया है। अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए आप कोई भी कमेंट करते हैं, सोसाइटी के लिए करें, सिस्टम के लिए करें, तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, उसकी एक बड़ी गरिमा होती है, उसका एक महत्व होता है। आप जिस ऑफिस में हैं उस ऑफिस को आप डिडिग्निफाई कर रहे हैं, आप उस ऑफिस को डिडिग्निफाई कर रहे हैं, तो आपको सिस्टम में बने रहने का राइट कैसे है फिर? एक बात। दूसरी बात, अगर कोई रिटायर्ड जज भी इस तरीके की बात करता है तो फिर उस पर भी सवाल उठाया जाना चाहिए कि भाई आपको रिटायर्ड जज होने के नाते जितनी सुविधाएं मिल रही हैं, जितनी पेंशन मिल रही है, सब विड्रॉ कर ली जाएगी, क्योंकि आप भी उसके लायक नहीं है, क्योंकि आप हमारे सिस्टम को डिडिग्निफाई कर रहे हैं। मैं इसको इस बात से कहना चाहूंगा यास्मीन, हमारे आसपास जितनी डेमोक्रेसीज हैं, पाकिस्तान देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, मालदीव देख, जितनी डेमोक्रेसीज हैं सब सफर कर रही हैं, सब संकट में है। भारत की जो डेमोक्रेसी है एशियाई कंट्रीज में, वो स्ट्रेंथन है, वो मजबूत है। वो मजबूत क्यों है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पर और हमारी अथॉरिटीज पर एक ट्रस्ट है। जो हमारी पब्लिक अथॉरिटीज है उन पर हमारा एक ट्रस्ट है, जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है उन पर हमारा एक ट्रस्ट है। अगर आप इस तरीके से गलत बयानी करके आप जनता के मन में डिस्ट्रस्ट पैदा करेंगे तो गृह युद्ध की स्थितियां भारत में भी उत्पन्न हो जाएंगी, तो भारत को भी पाकिस्तान, बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगेगी। बिल्कुल। तो ये जिम्मेदारी जो पब्लिक ऑफिसर्स पर बैठे हुए लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स
इन सारी चीज़ों की कीमत समझें, उसकी वैल्यू समझें, उसको बनाएं और उसका फॉलोअप हो, ये सुनिश्चित करें। अगर किसी को लगता है कि वो बंध के नहीं रह सकता, तो उसे पब्लिक जीवन में आने की जरूरत नहीं है। जाओ, व्यापार करो, व्यवसाय करो, सोशल मीडिया पे जो अपने दिमाग का कूड़ा करकट निकालना है निकालो, क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स। लेकिन अगर पब्लिक ऑफिस होल्ड करना है, then you must be responsible, you must be accountable, not only during the office but after the office also. ये बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी हमें तय करनी होगी। नो डाउट ये बड़ा स्ट्रिक्ट स्टेप है, बहुत कठोर कदम है, और ऑनेस्टली सेइंग कोई सरकार ऐसा कदम उठाने नहीं जा रही है, कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि अपने पैर पर कुल्हाड़ी कोई जल्दी मारना नहीं चाहता है, अपने को ही अनुशासन में कोई नहीं रखना चाहता है, सब अपने लिए अनुशासन की बेड़ियां तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर हमें भारत के सिस्टम को जिंदा रखना है, लॉन्ग रन करना है, तो हमें ये अनुशासन की बेड़ियां पहननी पड़ेंगी। आखिरकार राजनीति में सबसे कम अनुशासन है और आज भारत की राजनीति पतन की पराकाष्ठा पर है। किसी भी नेता के मुख से आप अच्छे वचन सुनने के लिए तरस जाएंगे, जब मुंह खोलता है तो कभी भी सदवचन तो नहीं बोलता, अच्छे वचन तो नहीं बोलता। ऐसा लगता है कि भगवान ने यही मतलब परिवार और समाज ने तुम्हें यही संस्कार दिए। ऐसी पॉलिटिक्स में ऐसी पतन की पराकाष्ठा की कल्पना हम लोगों ने नहीं की थी। और ये पराकाष्ठा क्यों है? क्योंकि वहां डिसिप्लिन सबसे ज्यादा लूज है। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, इन सब में फिर भी थोड़े बहुत डिसिप्लिन है, इसलिए यहां वो सिस्टम मेंटेन है। लेकिन अगर पॉपुलैरिटी पाने की नियत से या किसी अन्य उद्देश्य से इस तरीके से बयानबाजियां होती रहेंगी जैसे चल रही हैं, ऑफिस होल्ड करने वाले, ऑफिस होल्ड करने के बाद रिटायर होने वाले, तो ये हमारे सिस्टम के लिए, हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए ये घातक सिद्ध होगा। हमें इसको रोकना होगा। बिल्कुल। और आपने जो ट्रस्ट की बात कही, आपने बिल्कुल सही कहा सर। आज भी दो लोगों के बीच में जब झगड़ा होता है तो उनका यही होता है कि चलो तुम्हें कोर्ट में देख लेंगे, चलो तुम्हें न्यायपालिका में देखेंगे। तो ये एक ट्रस्ट है, एक भरोसा है। और जिन देशों के आपने नाम लिए उनका तथाकथित डेमोक्रेसी का चोला बोला जाता है, क्योंकि लोगों का उनके डेमोक्रेसी में कोई भरोसा है ही नहीं। और जो जिस तरह की बयानबाजी की गई कि मेजोरिटी से, तो ऑलरेडी ये देश, अगर हम इसको टेक्निकली देखें तो देश तो मेजोरिटी से ही चलता है। संविधान में जो बात कही गई है और जो पार्लियामेंट में जो भी कानून बनते हैं वो सब मेजोरिटी से बनते हैं। लेकिन अगर आई वांट टू करेक्ट यू, जी, देश नहीं चलता नहीं, हाँ, मैं बिल्कुल, आप गवर्नमेंट मेजोरिटी से ही चलती है, लेकिन वो एक पॉलिटिकली और वो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने विवादास्पद टिप्पणी की। जी, वो गलत। गवर्नमेंट मेजोरिटी से चलती है क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में इलेक्शन में जिस गवर्नमेंट को मेजोरिटी मिलेगी वो सरकार बनाएगी, वो चलाएगी। तो केवल गवर्नमेंट हमारी मेजोरिटी से चलती है, देश नहीं चलता। देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट होना नहीं चाहिए, वरना फिर ये एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पर ये स्थिति जो है वो बहुत बुरे हालात में, बदतरीन हालात में चली जाएगी। सर, अतुल जी के केस पर अब वापस आते हैं। न्यायपालिका का आपने बताया और बहुत अच्छी बात होती है, लगती है आपकी सर, कि आप सीधा समाधान हमारे सामने रखते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए। अगर ये चीजें हो जाएं तो स्थिति आप जो है वो रुख पूरा बदल जाएगा। बहुत सारे लोग अभी भी बात करने से हिचक रहे हैं और हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए हमेशा एक रहता है, क्योंकि महिलाएं जो आंकड़े कितने भी हो लेकिन उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बहुत सारी महिलाएं जो आज भी प्रताड़ित हो रही हैं, उनके साथ किस तरह की नाइंसाफी होती है। बहुत सारी महिलाओं को अपने कानून के बारे में भी नहीं मालूम। लेकिन ऐसे में पुरुषों को भी देखना और उनको ये सोचकर नजरअंदाज कर देना कि अरे ये तो पुरुष है, जो भी गलती रही होगी सिर्फ पुरुष की ही रही होगी, ये नजरिया जो समाज का है, क्या आपको लगता है ये नजरिए में कोई बदलाव आ सकता है या अतुल जी को इंसाफ मिल सकता है और ये कैंडल मार्च और सोशल मीडिया ट्रेंड से कोई रिफॉर्म हो सकता है? देखिए, 2-3 चीजें आपने कही इसमें। जैसे एक तो ये है कि क्या रिफॉर्म हो सकता है? हाँ, होगा। कब होगा पता नहीं, लेकिन समय लगता है ना, चीजें बदलती हैं और रिफॉर्म होगा, ये तो तय है कि रिफॉर्म होगा। दूसरी चीज ये है कि महिलाओं के प्रति एक सेंसिटिव कॉर्नर है, क्योंकि हमारे जो लॉज हैं वो विमेन सेंट्रिक हैं। इसमें कोई शक नहीं कि नारियां प्रताड़ित रही हैं, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, चाहे उन्हें दोयम दर्जे का दर्जा अक्सर दिया जाता हो समाज में, चाहे उनके ऊपर तमाम तरीके की बंदिशें लगाई जाती हों। इसमें कोई शक नहीं कि नारियों की स्थिति पुरुषों के समान नहीं रही, क्योंकि पैट्रियार्की है,
पितृसत्तात्मक सत्ता रही है, तो उसका ये दुष्प्रभाव रहा है। लेकिन धीरे धीरे समाज बदल रहा है, धीरे धीरे समाज में लोगों की सोच भी बदल रही है। परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, केवल क्रांतियां ही होती हैं एक दिन में, लेकिन वो अस्थायी हो इस बात ये गारंटी नहीं ली जा सकती। जो परिवर्तन बिल्कुल। धीरे धीरे होते हैं उनमें अस्थायित्व तो आता है। तो जैसे धीरे धीरे सोसाइटी बदल रही है, चेंज हो रहे हैं, तो वो परिवर्तन अस्थायी होंगे भविष्य में। ये पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं। तीसरी चीज ये है कि जो कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है, मैं इसको बहुत पॉजिटिव वे में देखता हूँ। इसलिए, और ये होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं। और जब तक प्रेशर ग्रुप क्रिएट नहीं होते, तब तक इंस्टीट्यूशंस पर दबाव नहीं बनता। और जब तक हमारे यहाँ का जो वर्क कल्चर है वो बड़ा अजीब सा है। हम जब एग्जाम आता है तब प्रेशर लेते हैं, पढ़ते हैं, साल भर उतना ध्यान नहीं देते। जब हमारे यहाँ बजट ईयर खत्म, बजट जो फाइनेंशियल ईयर है खत्म होने लगता है, तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो जितना बजट बचा है उसके वारा नारा करने में लग जाते हैं। इसीलिए अंतिम 2 महीने वो आपसे बात नहीं करते कि भाई ना 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 मार्च है, नहीं बात करेंगे। ऐसा नहीं कि काम बढ़ गया, जो बचा है उसको निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि साल भर तो ढंग से किया नहीं उन्होंने। तो लास्ट मोमेंट पर हमारे यहाँ एट द 11th आवर जगने की प्रवृत्ति है। लास्ट मोमेंट पर हम जगते हैं, लास्ट मोमेंट पर हम एक्टिव होते हैं। तो ये एक बुरा ट्रेंड है जो हर जगह वर्क करता है। तो जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा, यानी हमारे इंस्टीट्यूशन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, तब तक हमारे इंस्टीट्यूशन नहीं जगते, चाहे वो जुडिशरी हो। ऐसा नहीं है कि अतुल का केस तो बड़ा विभत्स है, बड़ी संवेदना है उस बच्चे के साथ, बड़ा दुखद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों के साथ गलत हुआ है और जुडिशरी की जानकारी में नहीं है, कोर्ट की जानकारी में नहीं है। या तो पार्लियामेंट लॉ बनाती और या तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन इशू करता, लेकिन दोनों चीजें नहीं हुई। तो जब तक सोशल मीडिया का प्रेशर नहीं आएगा, जनता का प्रेशर नहीं आएगा, सरकारों को ये नहीं लगेगा कि इस पर एक्शन लेना जरूरी है वरना मेरा वोट बैंक हाथ से जा रहा है, तब तक पार्लियामेंट नहीं जगती, तब तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं जगती। हर पॉलिटिकल पार्टीज हर इशू को टैकल करती है। इस इशू को बिल्कुल पॉलिटिसाइज नहीं किया गया, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने शायद लिया नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है। क्यों? क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है,